ओके, तो स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन इंटरफेस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एथिक्स और वैल्यूज वैल्यूज के जो नेचर होते हैं, नेचर मतलब वो वैल्यूज स्टैटिक है, डायनेमिक है, या ऑब्जेक्टिव है, या सब्जेक्टिव है, ये चीज को हमने समझ लिया। ठीक है, देखो पहले मैं बता देता हूँ कि भाई ये डेफिनेशन ऑफ जो एथिक्स था, उसी में से हम चीजों को पढ़ रहे हैं, उसी में से हम वैल्यूज को डेप्थ में नॉलेज ले रहे हैं। वैल्यूज के बारे में, वैल्यूज क्या था, वैल्यूज के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहले तो वैल्यू क्या होता है, व्हाट, है ना। उसके बाद हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बाद क्या पढ़ा हमने, इसका नेचर। नेचर में हमने देख लिया था कि टाइप्स पढ़ा था, टाइप्स टाइप्स होते हैं, टाइप्स, हाँ टाइप्स। टाइप्स के बाद हमने पढ़ा इसका नेचर। नेचर यानी ये स्टैटिक है, डायनामिक है, सब्जेक्टिव है, या ऑब्जेक्टिव है। अब हम इसके पढ़ेंगे कि हम इनकलकेट कैसे कर सकते हैं। इनकलकेट, इनकलकेट मतलब अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। आत्मसात करना, आत्मसात करना, या हम यूं कहें हम कैसे सीख सकते हैं, लर्निंग। क्या वैल्यूज को कौन सिखाता है, वैल्यूज, या एक इंसान वैल्यूज सीखता कहाँ कहाँ से है, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज आज हम स्टार्ट करें। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनकलकेशन ऑफ, देखो इनकलकेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो कि इनकलकेशन एक तरीके का प्रोसेस है जो वैल्यूज को किसी इंसान के अंदर इंटरनलाइज कर देता है। क्या कर देता है, इंटरनलाइज। जैसे ऑनेस्टी एक वैल्यू है, लेकिन ये ऑनेस्टी तुम्हारी जिंदगी के साथ में हो जाए, मतलब कोई भी सिचुएशन आए तुम हमेशा ऑनेस्ट बने रहोगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, तुमने ऑनेस्टी को इनकलकेट कर लिया है, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया है। समझ में? इनकलकेशन क्या है, इनकलकेशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस टू गिवन वैल्यू फॉर इंटरनलाइजेशन विद इन इंडिविजुअल। ठीक है, मैं एक चीज लिख देता हूं, इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज विद इन इंडिविजुअल। ठीक है, इनकलकेशन का मतलब समझ में आ गया। वैल्यूज को किसी इंसान के अंदर इंटरनलाइज करने की प्रोसेस को हम इनकलकेशन कहते हैं। ठीक है, हम ये समझते हैं कि अच्छा वैल्यूज को कौन इनकलकेट करता है, तो वैल्यूज हम सीखते हैं अपने परिवार से, वो हो सकता है फैमिली, फैमिली। वैल्यूज हम सीखते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। और फिर वैल्यूज हम सीखते हैं अपने सोसाइटी से, सोसाइटी से। सोसाइटी क्या होती है ये तो मैं समझा दिया हूं। तो देखो, वैल्यूज हमें हमारा परिवार भी कुछ वैल्यू सिखाएगी। कब सिखाएगी, कैसी वैल्यू सिखाएगी, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब समझेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूशन हमें कब वैल्यू सिखाती है, किस टाइप की वैल्यू सिखाती है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये समझेंगे। सोसाइटी हमें कैसी वैल्यू सिखाती है, कब सिखाती है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम इसके बारे में समझेंगे। समझ में आया? तो देखो हम इसमें कहेंगे कि भाई रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और रोल ऑफ सोसाइटी।
इनकलकेशन ऑफ वैल्यू में कितने लोगों का रोल हो गया? 3। मेनली हम 3 की बात करेंगे। अब वैसे कहेंगे तो भाई वैसे तो हम जब वर्क कल्चर में जाएंगे तो प्रोफेशनल वैल्यूज भी सीखेंगे, वहां से हर जगह से हमें कुछ न कुछ चीजें सीखने को मिलती है। लेकिन हम अपने जो टॉपिक है, टॉपिक के हिसाब से हम इन 3 चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और रोल ऑफ सोसाइटी। ठीक है, चलो पहले हम शुरू करते हैं रोल ऑफ फैमिली से। रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ फैमिली। फैमिली का रोल किसके लिए? इनकलकेट द वैल्यू, अ वैल्यू इनकलकेशन, वैल्यू। अब देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि फैमिली हमें कब सिखाना शुरू करती है? व्हेन। ठीक है, व्हेन। हम वैल्यूज को फैमिली से कैसे सीखते हैं? हाउ, हाउ। फैमिली से हम किस तरीके की वैल्यू सीखते हैं? व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज। ठीक है, और जो वैल्यूज सीखते हैं उनका इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट। 4 पॉइंट याद कर लो, ये 4 पॉइंट हर एक सेक्शन में काम आएगा। रोल ऑफ फैमिली हो गया, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया और रोल ऑफ सोसाइटी हो गया। इन चारों में हमें यही सीखना है, कब, क्या, कैसे और उसका इम्पैक्ट। समझ में आया? अब हम शुरू करते हैं व्हेन से। व्हेन यानी कब। कब वैल्यू सीखना हम शुरू करते हैं? तो बच्चा जन्म लेता होगा, जब बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने से लेकर के लगभग 3 साल तक, ठीक है, पहली चीज मैं लिख देता हूँ 0 to 3 ईयर। ठीक है, 0 to 3 ईयर बच्चा फुल्ली किसके पास रहता है? माँ बाप के पास, मम्मी पापा दादा दादी इन्हीं के पास रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने माँ के साथ टाइम स्पेंड करता है। यानी उस बच्चे के लिए माँ ही उसकी भगवान होती है। माँ ने जो कुछ कह दिया, जो कुछ दे दिया, जो कुछ खिला दिया पिला दिया, सब अमृत के समान है। समझा? तो हम कह सकते हैं भाई 0 से 3 साल तक जो बच्चे के ऊपर एक कंट्रोल होता है वो फुल्ली होता है। हम जैसा करेंगे बच्चा वैसा ही करता है। हम बच्चे को हंसना सिखाएंगे वो हंसेगा, हम उसको रोना सिखाएंगे तो रोएगा, है ना। वो किसी चीज को जिद कर रहा है, उसे हम दे देंगे तो खुश हो जाएगा, नहीं देंगे तो जमीन पर लोटने पोतने लगेगा, है? तो फुल कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल। कब? 0 से लेकर के 3 साल तक के बीच में, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो होता है वो पूरी तरीके से माँ बाप पेरेंट्स दादा दादी के पास ही रहता है। ठीक है, उसके बाद 3 साल के बाद अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि बच्चों को प्री स्कूलिंग करवाई जाती है। 4 साल 5 साल प्री स्कूलिंग होती है, उसके बाद वो स्कूल में जाने लगते हैं। तो जैसे ही वो प्री स्कूलिंग जाते हैं, प्री स्कूलिंग, अब धीरे धीरे बच्चा घर से निकलकर कुछ टाइम अपने स्कूल वाले सेक्शन में बिता रहा है। वहां पर उसके टीचर्स हैं या उसके फ्रेंड्स हैं, उनसे कुछ कुछ चीजें सीख रहा है ना। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे से लेकर के या 4 से लेकर के मैं 12 साल की एज तक, ये मान लें 12 साल की एज तक, इसमें हमारा स्कूलिंग वाला सेक्शन सब आ जाता है, जहां पर मैक्सिमम टाइम अब बच्चा क्या करेगा? स्कूल में बिताएगा। क्योंकि हम एक बार स्कूल में चले जाते थे तो 6 घंटे बाद ही वापस घर पर आते थे, है ना। 5-6 घंटे तक स्कूल में रहते थे और उसके बाद घर वाले अपना काम करते हैं, हम स्कूल का काम करते, स्कूल से वापस आने के बाद हम स्कूल के काम में लगे रहते या फिर खेलने कूदने भाग जाते। तो अब बच्चा घर में मैक्सिमम टाइम नहीं बिता रहा है, अब वो स्कूल में मैक्सिमम टाइम बिताएगा या घर के बाहर मैक्सिमम टाइम बिताएगा। तो वहां पर वो नई नई चीजों को सीखेगा, दोस्तों से कुछ नई नई वर्डिंग सीखेगा जिसे वो घर में बोलने की कोशिश नहीं करेगा। तो पता है कि अगर घर में मैंने बोला तो पिटाई हो जाएगी, है ना। यहाँ पर बच्चों के ऊपर जो माँ बाप का कंट्रोल होता है
वो पूरा नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम होता है अभी। देखो, फुल कंट्रोल और मैक्सिमम कंट्रोल में फ़र्क है ना? फुल कंट्रोल का मतलब माँ ने जो कह दिया, पापा ने जो कह दिया, वही करेगा बच्चा। लेकिन यहाँ पर स्कूल से आने के बाद माँ कहती रह जाएगी, "अरे! खाना खा के बाहर जाना", वो भाग जाएगा। आने के बाद बैग फेंकना मत, उसको एक जगह रखना, वो बैग फेंक देगा। जूता-मोजा निकाल के घर में आना, वो पहन के घर में आ जाएगा। तो यहाँ पर माँ-बाप का मैक्सिमम कंट्रोल होता है, मैक्सिमम। क्योंकि अभी इससे नीचे आएगा तो मिनिमम एक कंट्रोल हो जाएगा, जहाँ पर कंट्रोल अब धीरे-धीरे छूटने लगेगा, ठीक है? तो जैसे ही 13 साल से लेकर के 18 साल का बीच का जब बच्चा होगा, यानी कि अब 18 साल में तो भई वो कॉलेज के लिए निकलना शुरू हो जाएगा, है ना? 12वीं 11वीं करने लगेगा। तो अब यहाँ पर एक ऐसा एज होता है, जहाँ पर बच्चों के एक गलत ट्रैक पर जाने के बहुत अधिक चांस हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर हार्मोन्स जनरेट होने शुरू हो गए रहते हैं, तो नई-नई जानकारियों से अवगत होते हैं और वो उसे प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। कोई दोस्त सिगरेट पी रहा है, क्या बात है, तो कॉलर खोल के सिगरेट लेके चाय के साथ खड़ा है, पी रहा है, बढ़िया है। हमारे घर वाले तो नहीं देते हमको ऐसा, है? वो भी कोशिश करेगा। अब यहाँ पर जो समस्या आती है, वो देखो, ये हर परिवार, हर माँ-बाप के साथ होता है। माँ-बाप भी उस एज में थे, तो वो भी यही करते थे, उनसे उनके माँ-बाप परेशान थे, ठीक है? हम जिस एज में थे, हम भी वही करते थे, हमारे माँ-बाप परेशान थे। हमारे बच्चे होंगे तो वो भी यही करेंगे, हम परेशान रहेंगे। समझ आ रहा है क्या? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, जिससे तुम ये नहीं कह सकते कि इससे मैं बच जाऊँगा, ठीक है? इससे कोई बचा हुआ नहीं है। हर इंसान को ये फेस करना ही करना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो बच्चों के ऊपर जो कंट्रोल होता है माँ-बाप का, वो कमज़ोर हो जाता है, वीक। और यही समझने वाली बात होती है कि तुम्हें अपने बच्चों के साथ किस तरीके से डील करना है। अगर तुम उन्हें बहुत अधिक कस के पकड़ोगे ना, तो हाथ से निकलते जाएँगे। इस सिचुएशन में, इस एज में हमें बच्चों को ढील देने की ज़रूरत है। लेकिन इतना ढील नहीं कि वो एकदम ही आसमान में उड़ने लगे। कभी-कभी बीच-बीच में पकड़ के उन्हें कूट दिया करो। होती है ना कि कुछ एक बार गलती करी, इग्नोर किया, 2 बार गलती करी, इग्नोर किया, तीसरे बार उन्हें ज़ोर का मारो, धीरे-धीरे मत मारो कि हर बार गलती करी तो हर बार थोड़ा-सा मार दिया, थोड़ा-सा मार दिया। इससे वो इरिटेट होंगे और उनके अंदर तुम्हारे प्रति या हमारे प्रति क्या पैदा होगा? एक नेगेटिव जो भाव होगा वो पैदा होगा। लेकिन जब एक बार गलती किया तुमने इग्नोर किया, 2 बार गलती किया तुमने इग्नोर किया, तीसरे बार में हुमच के मार दिया ना, तब उनके अंदर एक डर रहेगा। ये चीज़ नहीं करनी है, वो मार पड़ती है। पहले तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं, तो फिर रुकते नहीं। समझा? हाँ, तो 3 एज हो गए कि भई 0 से 3 जहाँ बच्चा फुल कंट्रोल में रहता है, माँ-बाप जो सिखाना चाहे सिखा सकते हैं। 4 से 12 जहाँ पर माँ-बाप का कंट्रोल मैक्सिमम होता है, वो बच्चा अपना टाइम घर से ज़्यादा स्कूल और बाहर दोस्तों के साथ स्पेंड करता है। 13 से 18 के साल में अब माँ-बाप का कॉन्टैक्ट बच्चों से वीक हो जाता है और 18 के बाद समझ लो ना के बराबर कंट्रोल, ठीक है? वो भले हम घर में दिखाने के लिए ये कहें कि हाँ ठीक है, हम आपसे डरते हैं या आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट कंट्रोल यहाँ पर छूट जाता है। आफ्टर 18 आफ्टर 18 नो कंट्रोल। समझ में आ रहा है? 18 के बाद बच्चों के ऊपर अब कंट्रोल नहीं रह जाता है, छूट जाता है, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? तो पहले ये कुछ स्टेजेस हैं जहाँ पर एक फैमिली अपने बच्चों को कुछ वैल्यूज सिखाती है। अब इन्हीं स्टेजेस में तुम्हें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ पर कैसी वैल्यू देनी है। तुमको पता है कि सबसे अधिक जो बच्चा भटक सकता है वो ये एज है 13 से 18 साल वाली। अगर यहाँ पर हमने उसको अच्छी वैल्यूज दे दी, हमने उसको ये समझा दिया है कि सिगरेट पीना गलत है, दारू पीना गलत है, किस तरीके से गलत है। अगर हम मार पीट के नहीं, एक बोलते हैं ना कि तुम किसी की बात तभी सुनते हो जब वो तुम्हें लॉजिक और फैक्ट देता है। देखो ये ऐसा है और ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है? अगर तुम सोचोगे कि किसी भी रिलेशन में हम उसे बहुत
हार्ड तरीके से डील करे तो रिलेशन नहीं चलता है, चाहे वो माँ बाप का हो, पति पत्नी का हो, दोस्त का हो, किसी का भी हो, ठीक है। वहां पर हमें ये समझना पड़ता है कि अभी जो रिश्ता है पेरेंट्स का बच्चों का, वो कौन से स्टेज पर है और यहाँ पर हमें कैसे डील करना है। यहाँ पर जैसे 13 से 18 साल की उम्र में अगर बच्चा है और वहां पर माँ बाप देख रहे हैं कि इसके दोस्त जो है वो सिगरेट पी रहे हैं, और कभी कभी उनको माँ बाप को एहसास हो गया कि ये घर में आता है तो सिगरेट की स्मेल आ रही है, तो वहां पर क्या कर सकते हो तुम? अगर उन्हें मारोगे, मना करोगे चीजों को लेकर के, तो वो उसे और ज्यादा करेंगे। बेहतर है कि तुम उन्हें बताओ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, घर में ही सिगरेट ला के रख दो, ठीक है। अब उन्हें घर में ही सिगरेट ला के रख दो, कहो कि पीना है तो यहीं पी लो, बाहर जाकर के छुप छुपा के क्यों पीते हो? बच्चे को ना, एक बार जब बच्चा ये चीज महसूस करेगा ना कि यार माँ बाप तो मेरे सिगरेट पी नहीं रहे। हाँ, ये भी फैक्ट है, पेरेंट्स अगर खुद सिगरेट दारू गुटखा मार रहे हैं और बच्चे को मना कर रहे हैं तो वो बच्चा कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। वो कभी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि उसको पता है तुम पी रहे हो और मुझे रोक रहे हो। लेकिन अगर पेरेंट्स खुद नहीं पी रहे, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो अगर उसको ये कहते हैं कि बेटा बाहर जाकर पीने की क्या जरूरत है, तुमको पीना है ना घर में ही पी, तो एक बार उसके अंदर से एक आवाज आएगी, यार मतलब गलत कर रहा हूँ मैं। लोगों के माँ बाप मारते पीटते हैं, रोकते हैं, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि यहीं पी लो। जब उसे अंदर से ये एहसास हो जाएगा ना, तो वो खुद ही छोड़ेगा, बोलेगा जान दो यार, क्या मतलब है पीने का, ये सब है ना? तो ये सारी चीजें जो एक तरीके का है, क्या किसी को अच्छी आदत धराना या बुरी आदत से दूर ले जाना, ये वैल्यूज नहीं है वैल्यूज। तुम रोड पर खड़े होकर के सिगरेट पी के किसी के मुंह पर धुआं फेंक रहे हो, है ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? भाई जाहिर सी बात है बुरी आदत है। इनको पीना है, हर जगह नोटिस लगा रहता है कि पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, क्यों? उनके अंदर वो वैल्यूज कभी डाल ही नहीं गई कि भाई इनको पीना है, जब कोने में ले जाके पियो जहां पे दूसरे को तकलीफ ना हो। क्योंकि जितना धुआं एक पीने वाला कंज्यूम करता है, जब वो धुआं निकालता है तो न पीने वाले भी उस धुएं को कंज्यूम करते हैं और उन्हें भी इतना हार्म होता है कि नहीं? हाँ, ये चीज समझ में आया कि हमें एक जो फैमिली होती है वो कब कब बच्चों के अंदर वैल्यूज को इनकलकेट कर सकती है, इन 4 स्टेजेस में, मतलब मेजरली इन 3 स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर फिर हम कुछ सिखाने भर के रह नहीं जाते हैं। वो अपनी जिंदगी के ठोकरों से खुद सीखते हैं। अब यहाँ से उनकी जर्नी खुद शुरू होती है, क्योंकि वो अब पहुंच चुके हैं स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में। समझा? हाँ, तो व्हेन क्या होता है ये क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं कि अच्छा हाउ, क्या, कौन, मतलब कि कैसे और क्या, ठीक है। जैसे एंड हु हाउ एंड हु मतलब कैसे सिखाएंगे हम और कौन सिखाएगा ये वैल्यूज। तो देखो, वैल्यूज को सिखाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो है डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट सिखाओ, और एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, अच्छा डायरेक्ट का क्या मतलब है? जैसे तो छोटा सा बच्चा रहेगा, ठीक है। अभी ये स्टेज वाला दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये स्टेज व्हेन क्या है, ये स्टेजेस में आ गया। अब मैं जो भी बात करूंगा ये स्टेजेस इंक्लूड रहेंगे, कि जैसे मैं कोई चीज बोलूंगा वो तुम्हारे दिमाग को समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैं कौन से एज वाले की बात कर रहा हूँ, है ना? हाँ, तो डायरेक्ट में अगर मैं बात करूँ कि जब बच्चा छोटा सा रहता है, 3 साल 4 साल का होता है, तो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो ब्रश कर ले, ब्रश कर ले, अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। अगर तुम्हारा 2 साल 3 साल का बच्चा अपने आप से ब्रश कर ले रहा है, तो समझ लो तुम्हारी वैल्यूज एकदम स्ट्रांग है। वो कर ले रहा है, यहाँ पर माँ बाप को कहना पड़ता है, हे गधा, हाथ धो के खाना खा, ब्रश करके खाना खा। सुबह उठा नहीं, बच्चा चाहे क्या बना है लाओ, लपेट लेता है रोटी बांध के, है क्यों? उसको अभी कुछ पता नहीं है कि ब्रश नहीं करने से दांत खराब हो जाएंगे, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, बीमार हो जाऊंगा। लेकिन ये माँ बाप को पता है, तो माँ बाप उसे कहेंगे सुबह हो गया, दा ब्रश कर लो, अच्छे से ब्रश करो ऊपर नीचे। नहीं तो बच्चे को क्या है,
वो ब्रश मुंह में ले लेगा, कमोड पे बैठ जाएगा और उसी में गुलुल गुलुल करता रहेगा और फिर जो मंजन लगाया है वो मंजन को चाट जाएगा। ठीक है, तो भाई ब्रश करना सिखाना ये क्या है, एक तरीके की एक वैल्यूज है। तो ये डायरेक्ट हम कैसे बढ़ते हैं, कैसे बताते हैं भाई, ऐसे किया जाता है ब्रश। हाथ कैसे धोना सिखाते हैं कि भाई साबुन से हाथ धुल लो, या खाना खाने के लिए हमें बताना पड़ता है कि थाली है, थाली के अंदर ही खाना खाओ, पूरा जमीन पर मत गिराओ, नहीं तो उन लोग का क्या है, खाते खाते रहेंगे, अपने ऊपर पोत लेंगे, कपड़े में गिरा लेंगे, जमीन पर गिरा देंगे, फिर जमीन का गिरा हुआ मम्मी गिर गया, तो खा लेता हूँ इसको भी, उसको उठा के खा लेंगे। उन्हें बताना पड़ेगा नहीं नहीं, जमीन पर गिरा हुआ है उसको मत खाओ। समझ में आया? फिर बच्चा तुम्हारा नहा ले, नहाना नहाना भी अपने आप में एक चीज है? नहाला कि तुम्हारा बच्चा 3 साल 4 साल का बच्चा अपने आप से नहा ले रहा है? वो बहुत बड़ी कामयाबी है उसके लिए। तो भाई नहाना उसको बताना पड़ेगा कि देखो नहाओगे नहीं तो शरीर पर मैल बैठ जाएगा, गंदे कपड़े मत पहनो, साफ सुथरा कपड़े पहनो। ठीक है, तो ब्रश करना, नहाना, खाना खाना, ये सब क्या है, एक डायरेक्ट टीचिंग है कि हमें उसे बताकर सिखाकर बता मतलब कि सिखाना पड़ता है कि कैसे करना है क्या चीज। क्लियर हुआ? अब कुछ इनडायरेक्ट वैल्यूज क्या होते हैं, जैसे कि मान लो जो बच्चा देखकर खुद सीख जाता है, क्या चीज कि ये है मान लो मिस्टर रॉबिन, ठीक है, और इनके यहाँ घर में फोन आया, कॉल, और उनकी पत्नी उठाया तो इन्होंने कहा, पत्नी ने कहा कि ए जी कॉल आया है, देखा आई तो उसका आया है, पैसा मांगेगा, काम करो, बोल दो घर पे नहीं है। एक बार बोल दिया, जबकि बच्चा देख रहा है पापा तो घर पर है, पापा आप तो घर पर ही हो, आप बोल रहे हो कि बोल दो घर पे नहीं है, ये क्या है, मतलब झूठ बोल रहे हो पापा? हाँ, तो बच्चा बोलेगा नहीं कि झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर सोचेगा ओहो, आप मतलब झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलना कोई बुरी बात नहीं है, पापा तो बोलते हैं झूठ। लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई कब क्या कौन सा बात को झूठ मतलब कि कहा जाएगा या कौन सा झूठ इम्पैक्ट करेगा। उसे तो सिर्फ एक ही बात से मतलब है, झूठ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे बाप ने उस वक्त फोन उठा करके बात कर लिया, कहा कि अच्छा ठीक है लाओ बात कर लेता हूँ, तो बच्चा देखेगा हाँ फोन आया, पापा ने बात कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पापा ने ये कह दिया कि कह दो मैं बाहर हूँ, फोन यहीं भूल गए हैं, मार्केट चले गए हैं, बच्चा जान जाएगा ओहो, मतलब हम झूठ बोल सकते हैं। तो क्या तुम अपने बच्चे से ये हमेशा कहोगे बेटा झूठ बोलना गलत बात है, झूठ मत बोलना, है ना? लेकिन बच्चा तो देखा है, हाँ मैं घर पे था, आप घर पे थे, लेकिन फोन आया तो आपने कहा कि बोल दो घर पे नहीं हूँ, आप तो झूठ बोलते हो। बच्चा इस चीज को अब इंटरनलाइज करेगा। पहली बार उसे 2 टॉफी मिलेगी, एक टॉफी को भाई को देना था, मैं पूछा भाई को दे दिया, हाँ दे दिया, तो बल्कि उसने एक टॉफी पहले ही खत्म कर लिया है? तो बोलेगा हाँ हाँ दे दिया, एकदम दे दिया। तो बाद में भाई रोता हुआ आया है, टॉफी नहीं दिया, अरे बेटा तुमने तो बोला मैंने दे दिया, हाँ दिया तो था उसको। अब यहाँ से वो धीरे 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 झूठ बोलना क्या करेगा, सीखना शुरू कर देगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि अगर बच्चा देख रहा है कि मेरे जो बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है वो पढ़ते रहते हैं किसी चीज को लेकर के, ठीक है, तो वो भी आएगा, भैया क्या पढ़ रहे हो? हाँ तो कुछ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये चित्र बना हुआ है, इसके बारे में पढ़ रहे हो? हाँ हाँ यही बारे में पढ़ रहा हूँ। अगर देखेगा कि घर में पढ़ाई का माहौल है, मतलब भाई बड़े भाई बहन या पापा मम्मी इस चीज को लेकर के हमेशा पढ़ाई को किस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं, तो वो बच्चे के अंदर भी अपने आप पढ़ने की इच्छा जागृत होगी। ठीक है, अगर वो देख रहा है कि पापा तो पढ़ते वढ़ते हैं नहीं, मम्मी दिन भर काम करती रहती हैं, भाई भी है बाहर घूमते रहता है, दिन भर मोबाइल चलाते रहता है, कुछ करता धरता नहीं, पढ़ाई लिखाई मतलब कोई अच्छी बात थोड़ी है, वो धीरे धीरे ये समझ जाएगा पढ़ने लिखने से कुछ होता नहीं। तो उसके अंदर भी ये भाव आने शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करना कोई बात नहीं है, खेल लो कूद लो मौज मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो तुम पेरेंट्स उसे कितना भी कहते रह जाएं बेटा पढ़ ले बेटा पढ़ ले, वो नहीं पढ़ना। समझा क्यों?
ये चीज तुमने उसको बताया नहीं कि पढ़ना नहीं है, उसने देखा, उसको वो माहौल में वो चीज देखने को मिली। इतना क्लियर है? हाँ, तो हम किसी भी वैल्यूज को दो तरीके से सिखा सकते हैं। कैसे? एक तो डायरेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद कौन सिखा सकता है वैल्यूज? कौन? ठीक है, तो देखो वैल्यूज को सिखाने को लेकर के दो लोगों का बड़ा मेजर रोल आता है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मदर का। हाँ, माँ के लिए एक जो फिलोसफर थे और साइकोलॉजिस्ट का नाम था जॉन बॉबली। नाम लिख देता हूँ, फिर आज लगाना होगा। जॉन बॉल्बी। ठीक है, जॉन बॉल्बी। इन्होंने कहा था कि दुनिया में अगर किसी का स्नेह है, लव जो है अनकंडीशनल, तो वो माँ का होता है। माँ अपने बच्चे से जो प्रेम करती है वो किसी कंडीशन पर नहीं करती है। ठीक है, अनकंडीशनल लव सिर्फ और सिर्फ दुनिया में किसका होता है? माँ का होता है। बाकी दुनिया में जितने भी लव होते हैं वो किसी न किसी कंडीशन पर बेस्ड होते हैं, चाहे पिता का हो, दोस्त का हो, पति का हो, या किसी का भी हो। समझा? तो वैल्यूज को सिखाने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है एक माँ का। और दूसरा जो आते हैं उसमें आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स, अगर किसी घर में बूढ़े माँ बाप, मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे नॉलेज एकदम, अगर पुरानी परंपरा विचारधारा वाले रहेंगे तो अपने बच्चों को यही सिखाएंगे कि भैया पुरानी परंपरा विचारधारा से चलो। लेकिन अगर एक नई विचारधारा को फॉलो करने वाले, या बोलते ना कि अपनी हर एज में उन्होंने क्या किया, उन्हें इस बात का अगर रियलाइजेशन है, तो अभी के एज में जो बच्चा कर रहा है वो करेगा ही करेगा। वो इस चीज को अगर समझेंगे तो बच्चे के किसी भी एक्ट को लेकर के वो गुस्सा नहीं हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, ऐसे बूढ़ों का होना, ऐसे कहते हैं ना कि जो बूढ़े होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिंदगी का एक्सपीरियंस, जिस एक्सपीरियंस में उन्होंने हर एक उतार चढ़ाव को देखा रहता है, समझा रहता है, और जिंदगी कैसे जी जाती है उस चीज को एहसास करते हैं, तो वो एक अच्छी लर्निंग अपने पोते पोती को दे सकते हैं। समझा? हाँ, तो भाई कौन वैल्यूज को सिखाने में ज्यादा हेल्प करता है? एक माँ, और दूसरे ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखो इस सिचुएशन में ना जॉन बॉल्बी ने क्या कहा था, एक स्टोरी बताता हूँ कि इन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है, मान लो कि इनकी माँ है, मॉम है, तो और एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी माँ नहीं है, माँ नहीं है, तो जिसकी माँ है ना, उस व्यक्ति के पास ये चांसेस है कि वो अच्छे रास्ते पर जाए। चांसेस है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो अच्छे रास्ते पर ही जाए, बट चांसेस अधिक है कि वो अच्छे रास्ते पर जाए। लेकिन जिसकी माँ नहीं है उसके पास ये मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वो क्रिमिनल बन जाए, बुरे रास्ते पर जाए। समझा? क्यों कहा उन्होंने? वो इस स्टोरी से समझ ही आ गया होगा कि भाई जो मदर होती है वो अपने बच्चों को जो वैल्यूज सिखा सकती है वो कोई और नहीं सिखा सकता। इसलिए कहा जाता है कि अगर घर में जो महिला है, जो माँ है, अगर माँ अच्छी हो तो घर परिवार बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन अगर माँ अच्छी ना हो, मतलब कि दिमाग से वो सोच विचारधारा वाली ना हो, तो परिवार के खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। समझा क्या? इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चा पेट में रहे तभी माँ को कैसी चीजों को सोचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, हर एक चीज के बारे में एक सिस्टम बना हुआ है। कभी हम डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यूज को कौन और कैसे सिखा सकता है, इतना क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अच्छा। अब अगर हम ये बात करें कि अच्छा, पहले मैं हम ये जो दो चीजें मैंने बताई अभी, क्या क्या चीजें मैंने पहला बताया कि कब और कैसे और कौन, हाउ एंड हु। ठीक है, इसको अगर मैं एक ऐसे इमेज के जरिए समझाना चाहूँ, जैसे ये है
छोटू सा, ठीक है? अब ये बच्चा है, इसको मैं इसकी माँ के साथ है, ठीक है? जैसे ये अपनी माँ के साथ गया, कहाँ पे? पार्क में। पार्क में इसने देखा कि मेरी माँ मुझे गोद में ली हुई है और कुछ लोग हैं जो माँ की उँगली पकड़ के छोटे-छोटे चल रहे हैं। इसका भी मन करेगा कि मैं भी चलूँ, ठीक है? दिमाग में इसके एक इमेजिनेशन आएगी, ये भी हाथ-पैर मारेगा, ठीक है? चलने की कोशिश करेगा और अगर इसे हम ज़मीन पर छोड़ देंगे, तो ये देखेगा, अरे! उधर कुत्ता? उसको मतलब ये नहीं मालूम कि वो कुत्ता है, लेकिन उसे दिखेगा कि 4 पैरों वाला कुछ तो है। जाके उसका पूँछ उपाड़ लेगा, पैर काट लेगा। अब उसके सामने तुम साँप रख दो, बिच्छू रख दो, उसको डर-वर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, वो उसको हाथ में उठा लेगा। मेंढक रख दो, हाथ में उठा लेगा। लेकिन वही साँप, बिच्छू इसकी माँ को दो, हाथ में उठाएगी? भाग जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है डर क्या होता है। बच्चे के अंदर अभी ये पता ही नहीं है कि डर क्या होता है। इसीलिए जब बच्चा छोटा हो ना, तो उसे सुलाने के लिए कभी उसे भूत-प्रेत की कहानियाँ मत सुनाओ। समझ में आया? क्यों? क्योंकि तुम्हारा बच्चा डरपोक बनेगा या ब्रेव बनेगा, ये तुम्हारे दिए हुए वैल्यूज़ पर ही डिपेंड करता है। और बाद में जब बच्चा बड़ा होता है और उसका नेचर चेंज होता है, तो लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा तो डरपोक बन गया। डरपोक बनने की एक वजह रही होगी तुम्हारी दी हुई जो वैल्यूज़ हैं, या तो तुम्हारे घर में ऐसा माहौल मिला हो, जिससे वो देख कर के उसे समझ में आया हो कि डर होता क्या है। अगर किसी बच्चों को बचपन से बताया ही ना जाए कि डर होता क्या है, तो तुमको लगता है वो किसी भी चीज़ से ज़िंदगी में डरेगा? नहीं डरेगा, ठीक है? इसका हम मिसाल देखते हैं, जब बच्चा छोटा-सा होता है तो भाई उसके हाथ में कुछ भी दो, तो तुरंत पकड़ेगा सीधा मुँह में डालेगा। उसे केकड़ा दो, केकड़ा पकड़ेगा मुँह में डालेगा। बाद में भले वो काटेगा तो चिल्लाएगा आँख बंद करके एकदम, ठीक है? वो अलग बात है। लेकिन जब बच्चा छोटा है उसे डर का एहसास नहीं है। एक चीज़ ये कि हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि बच्चों को कभी भी सुलाते वक़्त उन्हें क्या नहीं बतानी चाहिए, भूत-प्रेत की कहानियाँ नहीं बतानी चाहिए। कि ऐसा होता है, उन्हें डर का एहसास कराना ही नहीं है। तुम्हें कहानी सुनानी है, तो तुम महाभारत, रामायण या जो भी ऐसी स्टोरीज़ हैं, जिसमें लगता है कि उन्हें कुछ सीख सकते हैं, तो उन्हें वो स्टोरीज़ बताओ, ताकि भविष्य में जाकर के जब वो ग्रोथ करे, तो उसके अंदर ही अंदर वो बात इस तरीके से बैठ जाए कि उसे एक अच्छा बेहतर इंसान बना सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसी तरीके से अब ये बच्चा अपनी माँ को कॉपी करेगा। माँ उधर देखेगी, बेटा कबूतर, तो उधर देखेगा। ये नहीं बोलेगा कि नहीं-नहीं माँ झूठ बोल रही है, कबूतर नहीं है। अगर माँ ने कहा बेटा कबूतर है, तो देखेगा कबूतर है, जो भी कुछ कहे। अब इसको बच्चे को तुम जैसे उसके सामने मैं यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि तुम कुछ एक्ट करोगे, उस तुम्हारे एक्ट को देख कर के वो समझने की कोशिश करेगा, ये क्या कर रहा है? अगर उसके सामने ताली बजाओगे, तो उसे लगेगा कि कुछ तो आवाज़ आ रही है और मुझे भी कुछ करना चाहिए। वो भी अपना हाथ-पैर मारेगा, हिलाएगा-डुलाएगा और जो बच्चे ये बचपन में बहुत वो होते हैं, थोड़े-से नक्खट टाइप होते हैं ना, तो समझ लो कि उनका दिमाग आगे चल कर के स्मार्ट होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में हर एक हमेशा चीज़ें चलती रहती हैं, वो उसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो वो अपने हाथ-पैर इधर-उधर मारते रहते हैं। अगर तुम्हारा बच्चा है वो इसपे इसपे सुलाते हैं, जो भी चीज़ है मतलब हाँ, झूला है, बेड है या किसी पर सुलाए हुए हो, उस पे से घसक-घसक के गिर जा रहा है। तो ये बात समझो कि वो सीखना चाह रहा है किस चीज़ को, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं हैं, उसके हड्डियाँ, बोन्स जुड़े हुए नहीं हैं, वो अपने पैरों पर चल सके। तो उसको ये मत समझो कि वो बहुत नटखट टाइप का है या बहुत ज़िद्दी है या कुछ ऐसा है। तुम अपने बच्चों को उन बच्चों से थोड़ा-सा कंपेयर करो, जो बहुत शांत रहते हैं एकदम। अब जो शांत रहता है ना बचपन में ही बहुत, समझ लो उसका दिमाग चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करता है। वो भोंदे टाइप के निकल जाते हैं। जैसे बड़े होंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा मतलब क्या हो रहा है? ज़िंदगी में वो कुछ रिएक्ट ही करना नहीं जानेंगे। लेकिन जो बच्चा थोड़ा-सा देखा होगा गली में या घर में माहौल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े रोते होते नहीं है एकदम बढ़िया से अपना पड़े रहेंगे, उन्हें खाना दे दो खा लेंगे, कुछ लेना-देना नहीं है। और हाँ, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, खाना खाते रहेंगे, काट लेंगे, मार देंगे,
देखो उल्टी कर देंगे, कहीं जाकर के सर लड़ा लेंगे, पानी पानी की जगह अगर उनको कुछ और दिए रहो, कपड़ा पहना दो तो कपड़ा निकाल के फेंक देंगे, है उनको मतलब चैन नहीं मिलता है। क्यों? वो हमेशा उनका दिमाग कोचते रहता है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं वो जनरेट होते रहता है। समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे ये यहाँ पर इस चीज को देख रहा है, इसको लग रहा होगा कि ये तो कुछ कुछ बोल रहा है, बोल रहा है? कुछ म्यूजिक बज रहा है। तो इस सब चीजों से अभी जैसे पहले के टाइम पीरियड में तो भाई लैपटॉप या मोबाइल फोन ऐसे नहीं हुआ करते, तो बच्चे दादा दादी के पास ज्यादा वक्त में गुजारते थे, भेड़ बकरियों को देखते थे अगर गांव में रहते थे। और जो अर्बन एरियाज में रहते थे तो वहां पर अगर परिवार थोड़ा स्टेबल है तो उनके लिए खिलौने वगैरह आ जाते थे, नहीं तो मोस्टली बच्चे जमीन पर लेट कर ही इधर से उधर घसट्टा मारते रहते थे और सीखते रहते थे। लेकिन आज के वक्त में हमें अपने बच्चों की जो परवरिश करनी होगी, जो वैल्यूज देने होंगे, वो बहुत सोच समझ कर देने होंगे। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन की ये दौर चल रही है ना, यहाँ पर हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है, विजुअल, ऑडिबल, ठीक है, उसके बाद लिखे हुए, मतलब टेक्स्ट फॉर्म में, हर फॉर्मेट में तुम्हें वहां पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि हमें इन्हें कौन सी वैल्यूज को देना है, कौन से इन्फॉर्मेशन को देना है। हम मैं ये आज ऑब्जर्व करता हूँ कि 3 साल 4 साल के बच्चे मोबाइल में एकदम लस्ट हो चुके हैं। उनको अगर मोबाइल ना मिले तो अपना सर फोड़ लेते हैं चिल्ला चिल्ला के, हैं? और वो मोबाइल लेके सिर्फ उसको कुछ ना कुछ घसकाते रहते हैं, ऐसे घसकाते रहेंगे, उसमें देखते रहते हैं। हाँ, उनको पता है यूट्यूब क्या है, इंस्टा क्या है, कहाँ पर क्या आएगा, कहाँ पर आकर के कौन डांस करेगा, सब पता है। तो जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही हमें केयरफुल होने की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि वो धीरे धीरे अभी लग रहा हो कि बच्चा है, देख रहा है, लेकिन तुम ये चीज मिस कर रहे हो कि भाई वो उसके अंदर इनकलकेट हो रही है। कल को जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा, स्कूल होगा, तो स्कूल में जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, उसको एक ही चीज नशा रहेगा, मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल। कहीं कोई नाचता हुआ दिख जाए, कुछ गाता हुआ दिख जाए, कुछ बोलता हुआ, टीचर ए फॉर एप्पल पढ़ा रही है, उसके मन में कौन सा और दूसरा एप्पल चल रहा है। हाँ, तो ऐसा एप्पल था। ठीक है, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमने यहाँ पर रोल ऑफ फैमिलीज में व्हेन एंड हाउ देख लिया। अब हम समझेंगे कि मतलब किस तरीके की वैल्यूज को हम दे सकते हैं और उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि इसको अगर समझाने चलो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट